जो ऐसे लीडर आ जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़ने के बाद वो मिस्टर इंडिया की तरह गायब हो जाते हैं, और उस तरह की राजनीति चल रही है। उसीलिए आज कांग्रेस खत्म हो रही है। ये समझने की उनको जरूरत है। मैं उनको जब बड़े लीडरों से वो बात करने की जब बात होती थी तो वहां पे वो बात को सुनाई नहीं देती, और इस तरह की बात हमारे साथ की जाती थी कि आप ये मसले को मत उठाइए, आप खामोश रहिए, आप शांत रहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, राजनीतिक नुकसान होगा। एक तानाशाही थी। हाँ, उस तरह की जो बात थी। नाम से जो हमें प्रेस वालों को पता चलता है कि जो आपके स्टेट प्रेसिडेंट है, मैं नाम नहीं लेता उनका, तो वो कभी मैदान में दिखते नहीं, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में सही तौर पे जवाब देते हैं, और ना कोई मीडिया हंगरी भी नहीं है वो कि बस मौके की तलाश में हो कि अपनी बात रखें, हमेशा दूसरे नेताओं को आगे कर देते हैं। तो ये इनकी मीडिया शाये होना ये कितनी हद तक सही? सलाम दोस्तों, आमीन मीडिया ने एक नया तसलसल शुरू किया है कि इलेक्शन को लेके एक पब्लिक की राय के अंदर एक नया ओपिनियन बने और उनको एक गाइडेंस मिले। वो सबब से हम हर बार एक नई शख्सियत को बुलाकर उनका ओपिनियन लेते हैं कि समाज के हालात क्या चल रहे हैं, और उनको एक गाइडेंस मिले, उसके लिए वो अपनी तरफ से अपना बयान दर्ज करते हैं। तो इस तरह से आज हमने जो नई शख्सियत का इंतखाब किया है तो जनाब एजाज खान साहिब हैं। उनका कुछ किरदार को मैं इस तरह से पेश कर सकता हूँ कि इनकी ज़िंदगी एक जुहापुरा के चौराहे पर अखबार बेचने वाले लड़के की करियर से शुरू होती है, और धीमे धीमे इनकी अपनी हिम्मत और अपनी काबिलियत के सबब से आगे बढ़ते गए। तब इन्होंने लोगों को बताया कि जो तुम कर रहे हो ये तो सियासत है। तब इन्हें पता चला कि ये इस तरह से सियासत के फील्ड में इन्हें आगे बढ़ना चाहिए। फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, और मुसलसल इनकी तरक्की होती रही। आज ये निजी ज़िंदगी में जिम के इक्विपमेंट का कारोबार करते हैं, और जुहापुरा में ये इनका मुकीम है। अभी ये यूथ प्रेसिडेंट हैं AIM मतलब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, और ख़ुद के अपने एक निजी चैनल भी रखते हैं, यानी बहुत सारी खूबियों के मालिक हैं यूट्यूब के ऊपर, और ये पत्रकार का भी रोल इन्होंने रह चुके हैं, पहले कांग्रेस में भी थे। तो एजाज खान साहब, आपका खैर मकदम आमीन स्टूडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आमीन मीडिया के सारे दर्शकों का यहाँ से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त के अंदर 2022 के चुनाव में और उसके बाद के वक्त के अंदर मैं युवाओं को एक अच्छी तरह से कैसे आगे जाना है और कैसे काम करना है समाज के लिए, देश के लिए, उसके लिए बात रखूँगा। मकदमपुरा में जो आपके मुतालिक ऐसा कहा जाता है कि एक नायाब हीरा है ये शख्स, और राजनीति को हिला के रख देने वाला है, चूँकि आपने काफ़ी जन आंदोलन भी वहाँ पे किए कांग्रेस के नेता के तौर पर। आगे हम इसके ऊपर आपको सवाल पूछेंगे इसके ऊपर, और आपका एक ऐसा एक किरदार है कि एक एंग्री यंग मैन के तौर पर लोग आपको देखते हैं, इस तरह से लोग आपकी पर्सनैलिटी को समझते हैं। सबसे पहले आपको सवाल ये रहेगा कि आप एक कांग्रेस में एक ऊँचा मकाम रखते थे, तो उसके बाद आपको AIM में क्यों जाने की ठानी? सबसे पहले जो आपने बात रखी जी कि मकदमपुरा और मेरा घर है जुहापुरा, जी, जहाँ से मैं आता हूँ, जी जी, तो भले ही आज मैं गुजरात प्रदेश का युवा प्रमुख हूँ, और मैं उसके तौर पे गुजरात के अंदर अलग अलग इलाकों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग ज़िलों में जा रहा हूँ, और AIMIM पार्टी को असदुद्दीन अवैसी साहब की मैसेज को लेकर, साबिर भाई काबलीवाला के मैसेज को लेकर लोगों के बीच जा रहा हूँ। लेकिन मेरा घर है, और भले ही मेरे पास कितना भी बड़ा ओहदा हो, लेकिन ज़मीनी तौर पे मैं अपने विस्तार के अंदर जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे भले छोटी सी समस्या हो, बड़ी समस्या हो, हर समस्या के लिए लोगों के समाधान के लिए उनके बीच रहने की कोशिश करता हूँ। नहीं सर, आप मेरा शायद सवाल समझे नहीं। आपका सवाल समझा, मैं उसी पे आ रहा हूँ थोड़ी देर के अंदर। तो आपने जो बात रखी पहले, उसके ऊपर मैं बात रख रहा हूँ अपनी, कि वो जो जितनी भी किसी की भी कोई भी समस्या हो, समस्या के समाधान के लिए, कि वो मेरा घर है, और घर की बात को सुनना सबसे बड़ी ज़रूरी है। आप कितने भी बड़े नेता बन जाओ, अगर आपके विस्तार के अंदर, आपके घर के अंदर अगर आपकी इज्जत नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो उसी लिए मैं भले ही गुजरात में कहीं भी जा रहा हूँ, हमारे गुजरात के सदर जनाब साबिर भाई काबलीवाला और हमारे ऑल इंडिया के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझ जैसे एक अदना कार्यकर्ता है, जो एक अखबार बेचने वाला एक छोटा सा लड़का, जिसकी काबिलियत को उन्होंने तराशा, और उसके बाद मुझे इतना बड़ा पद दिया, और उसके ऊपर मैं खरा उतरने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मेरा घर जो है उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। और आपने जो सवाल मुझे किया कि मकदमपुरा वार्ड के अंदर आप चुनाव लड़े कि नहीं, कांग्रेस को छोड़ने की वजह, तो सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं बहुत ही छोटी उम्र का था जब मैं कॉलेज के अंदर, यहाँ भवंस कॉलेज अहमदाबाद के अंदर है, वहाँ पे साइंस फैकल्टी में मैं मैथ्स के अंदर स्टूडेंट था जी। और जब मैं 2004 में कॉलेज में गया, उसी वक्त मुझे पता नहीं था, लेकिन NSUI जो नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, उसके साथ मैं जुड़ गया था। ठीक। और जुड़ने के बाद मैंने वहाँ पे काम शुरू कर दिया था। उस वक्त कोई ऐसी बात नहीं थी, उस वक्त दूसरी कोई पार्टी नहीं थी, सिर्फ दो ही पार्टियाँ चल रही थी।
तो उसके साथ मैंने काम किया। उसके बाद मैं युवा की पाँख के अंदर जुड़ा, चुनाव लड़ा, और चुनाव लड़ के 3 बार मैं वहाँ पे वेजलपुर असेंबली से युवा का प्रेसिडेंट बन के आया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उस वक्त कोई बात ऐसी नहीं थी, लेकिन मेरे दिल में कहीं ना कहीं एक बात थी कि जब भी जहाँ कहीं भी जुल्म होता है, जब मजलूमों की बात आती है, भले मैं आंदोलन, छोटे मोटे आंदोलन करता रहता था वहाँ पे विस्तार के अंदर, लेकिन जहाँ कहीं छोटी मोटी बात जब आती थी, तब जब बड़े लीडरों से वो बात करने की जब बात होती थी, तो वहाँ पे वो बात को सुनाई नहीं देती। और इस तरह की बात हमारे साथ की जाती थी कि आप ये मसले को मत उठाइए, आप खामोश रहिए, आप शांत रहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, राजनीतिक नुकसान होगा। एक तानाशाही थी। हाँ, उस तरह की जो बात थी। और दूसरी बात कि उस पार्टी का तो मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहता, लेकिन मेरा पीछे का करियर, भूतकाल उससे जुड़ा हुआ है, तो उसको मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। उसके साथ मैंने 17 साल तक काम किया है। तो लोग ये सवाल, आप जैसे मीडिया वाले सवाल ये करते रहेंगे, और उसका जवाब मुझे हमेशा पूरी ज़िंदगी देना पड़ेगा। तो जब उस पार्टी के अंदर जो बन बैठे नेता और लीडर थे, वो लीडर की जो तानाशाही, जो आपने जो वर्ड इस्तेमाल किया तानाशाही, उनकी तानाशाही इतनी थी कि वो किसी के बारे में सोचते ही नहीं थे, ना किसी समाज के बारे में, ना किसी जाति के बारे में। बस उनका तो एक ही बात था कि बस इलेक्शन आए, 5 साल बीत जाए, वोट लो, चले जाओ, उसके बाद फिर वापस कोई नहीं आना। मैंने देखा 2010 से लेकर 2021 तक का जो कॉर्पोरेशन का चुनाव आखिरी जो आया अभी, वहाँ तक के सारे चुनाव में, 7 चुनावों के अंदर मैंने एक्टिव रोल अदा किया है, और मैंने बहुत सारे लीडरों को आते हुए देखा है, चुनाव लड़के जाते हुए देखा है। उसके बाद वो कभी कहना चाहते हैं आप, तो क्या वो मालदारों को रिप्रेजेंट करते हैं, या किसी ऐसे कोई खास वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग इसमें अपना काम करवाने के लिए कांग्रेस में आते हैं? इसके ऊपर जरा वजाहत करेंगे। बस वही होता है कि जो ऐसे लीडर आ जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़ने के बाद वो मिस्टर इंडिया की तरह गायब हो जाते हैं, और उस तरह की राजनीति चल रही है। उसीलिए आज कांग्रेस खत्म हो रही है। ये समझने की उनको ज़रूरत है। मैं उनको यहाँ से एक सलाह दे रहा हूँ आपके अमीन मीडिया के माध्यम से, कि उनको सोचना चाहिए, उनको समझना चाहिए। और AIMIM पार्टी ज़मीनी कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ी हुई है, और ऐसे लोगों को लेकर चल रही है, ज़मीन पर काम कर रहे हैं। एजाज खान साहब, आपने, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है वहाँ तक कारपोरेशन का चुनाव आपने एक अपक्ष तरीके भी वहाँ से लड़ा हुआ है, मकदमपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी से। तो उसमें वो लड़ने के बाद क्या उसके आपको मकसद हासिल हो गया था ये लड़ने से? तो मैं ये समझना चाहूँगा कि जो आपने जब चुनाव लड़ा था, तो उसमें आपके क्या वो मकसद था? कोई बड़े नेता को आप गिराने के सबब से इसमें आए थे, या खिदमत के? तो ये आप इस पर वजाहत करिएगा। देखो, किसी को गिराना, किसी को उठाना, इज्जत देना, जिल्लत देना वो अल्लाह के हाथ में है, ठीक है, वो मेरे या आपके हाथ में नहीं है। दुरुस्त। लेकिन इतने सालों से मैंने जो ज़मीनी स्तर पे काम किया था, और उसके मुझे ऐसा लगा कि लोगों के बीच में जाकर मैं अच्छे से काम तब कर पाऊंगा जब मैं चुनावी प्रक्रिया में जाके अगर कोई अच्छे ओहदे पर जाके बैठता हूँ। क्योंकि संगठन के अंदर काम करने का तो सालों से अनुभव रहा है, लेकिन ये ज़रूरी है कि आपको जनता के लिए कोई अच्छे से काम करना है, तो आपको सिस्टम में आने की ज़रूरत है। और सिस्टम में आने के लिए मैं चुनाव लड़ा था। ठीक है, वो चुनाव के रिजल्ट के बाद लोगों की बातें निकल के आती है, लोग बोलते हैं कि भाई आपके चुनाव लड़ने की वजह से ये हुआ, वो एक अलग वजह है। लेकिन मेरा एक सीधा फंडा था, मैं अपने खुद को चुनाव जिताने के लिए लड़ा था। किसी का हारना नहीं हारना वो उनका मसला है, लेकिन लोग बोलते हैं ना कि मेरे हार के जो चर्चे हैं वो लोगों की जीत से ज़्यादा है। तो इस तरह की बात यानी मार्केट में आज भी चल रही है। लोग आज भी बात कर रहे हैं कि भाई एजाज खान चुनाव लड़ा, उस वजह से ये माहौल खड़ा हुआ था। एजाज खान साहब, आपने जो मीम के एक बड़े ओहदे पर हैं, और यहाँ पे आप यूथ प्रेसिडेंट है पूरे गुजरात स्टेट के, तो मैं चाहूँगा कि आप कुछ तजुर्बा शेयर करें ये पोस्ट से। आप मैं MIM पार्टी के अंदर मुझे जुड़े हुए 1.5 साल का वक्त हो चुका है, ठीक है, और 19 साल से मेरा पॉलिटिकल करियर रहा है। बहुत अच्छा। मैंने देखा है पिछले वर्षों के अंदर, इतने NSUI के काल से, स्टूडेंट यूनियन से मैं लोगों की लड़ाई लड़ने का काम करता हूँ, जिसमें स्टूडेंट की लड़ाई भी लड़ता था। उसके बाद कॉरपोरेशन के मुद्दों पे भी मैंने बहुत लड़ाई लड़ी है। MIM पार्टी के अंदर आने के बाद एक बात सीधी है कि आपको हर तरह से फ्री हैंड मिलता है। आपको आपकी राजनीति जैसे करनी है ऐसे कीजिए। आपको दबे कुचले पिछड़े दलित मुस्लिम आदिवासियों की लड़ाई अगर लड़नी है तो आप खुलकर लड़ सकते हैं। आपको कहीं भी रोका नहीं जाता, और बगैर बेरोक टोक जो काम करने का जो मज़ा है वो एक अलग ही मज़ा है। आपको मैं यहाँ पे एक टोकना चाहूँगा कि जब आप दूसरी पार्टियों में थे तो उसमें तो आप एकदम जन आक्रोश को एक अपना राय बनाते थे, और सड़कों पे आंदोलन करते थे, और खूब ही जोश और खरोश के साथ आप मैदान में उतरते थे। तो क्या आप MIM आपको रोका जा रहा है ऐसा करने से? तो इसके लिए आप पीछे हो गए?
नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है। एमआईएम में मुझे कहीं रोका नहीं जा रहा। हमारे गुजरात के सदर जनाब साबिर भाई काबलीवाला हर जगह पे जहाँ कहीं भी जो कोई बात रखते हैं उनके आगे, और हर जगह पे वो हमको मदद करने के लिए हमारे साथ खड़े हैं, हमारा गाइडेंस करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी एमआईएम पार्टी को आए हुए कुछ ही वक्त हुआ है, और जो संगठन बनाने का जो काम है पूरे गुजरात के अंदर वो चल रहा है। और 1.5 साल के अंदर आपने देखा बहुत सारी पार्टियां पहले भी गुजरात के अंदर आई है, वो निष्फल रही है। एमआईएम एक ऐसी पार्टी है जो एक वाहिद पार्टी ऐसी, असदुद्दीन ओवैसी एक वाहिद ऐसी शख्सियत है कि जो चुनाव लड़े और इतनी सारी 24 सीटें कॉरपोरेशन की जितवा के लाए इतने कम वक्त में, और जो पूरे गुजरात के अंदर संगठन बनाया काम है। आज आप दूसरी पार्टियों के नाम पूछिए, उनके पास संगठन नहीं है, सिर्फ बातें चल रही है। ठीक है, उनकी सरकारें कुछ स्टेट में होगी और कुछ वादे देके वो बातें करके वो चुनाव में आ रहे हैं, लेकिन गुजरात के अंदर आप जहां कहीं भी आज जाओ, एमआईएम के लोग वहां पे संगठन में है और लोग एमआईएम के लिए काम करें। तो सबसे पहला हमारा जो फेज़ है वो संगठन को मजबूत करना है, ज़मीनी स्तर पे कार्यकर्ताओं को जोड़ना है। हर एक जिले, तालुके और शहर के वहाँ पे हर एक जगह पे हमारे कार्यकर्ता मजबूती से खड़े रहे और उनको अच्छे से ट्रेन किया जाए और उनको जोड़ा जाए, वही सबसे बड़ी बात चल रही है। एजाज खान साहब, आपकी ये बातों पे मुझे एक बात याद आई कि जब असदुद्दीन ओवैसी साहब अहमदाबाद आए थे तो उन्होंने स्टेज से ललकार कर कहा था कि मैं अहमदाबाद आऊँगा और अपनी तरफ से ऐसा धरना दूंगा कॉरपोरेशन के सामने कि अब सपनी सत्याग्रह करूंगा, और जो मजलूमों के हुकूक हैं वो दिलाने की बात उन्होंने रखी थी। तो ऐसे तो कुछ हुआ नहीं जो उन्होंने कहा था, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल गलत है। अभी कुछ दिनों के पहले की बात है, मकतमपुरा वार्ड के अंदर ही, हमारे वार्ड के अंदर ही पानी की लाइन का प्रॉब्लम था जी। तब भी हमने कॉरपोरेशन के ऑफिस के बाहर जाके आवेदन दिया, वहाँ पे जाके घेराव किया और हमने जो भी कोशिश थी वो की। उसके अलावा आपने कुछ दिनों पहले भी, आपको ये बात ख्याल नहीं होगी, आपको बताना चाहता हूँ कि कॉरपोरेशन ऑफिस का घेराव 1.5 महीने पहले बहुत ही बड़ी जन आंदोलन के तौर पर यहाँ से हम पैदल मार्च लेकर निकले थे और कॉरपोरेशन का ऑफिस का घेराव किया। उसके पहले भी टोरेंट पावर के ऑफिस का घेराव किया, उसके पहले भी हिजाब के मुद्दे के ऊपर कहीं हमने अटकाए थे, हमारे अरेस्ट हुए। उसके अलावा कहीं भी आप देख लो गुजरात के अंदर कोई बड़े लीडर तो दिखते नहीं ना, आपके प्रमुख साहब कोई धरना में होते हैं, ना कोई आंदोलन में होते हैं, ना ही बड़े कोई हैदराबाद का कोई लीडर होता है, और फिर भी आप जैसे जो कार्यकर हैं वही मैदान में नजर आते हैं। तो क्या उनके यहाँ जैसे कांग्रेस का कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें सारे बड़े दिग्गज लोग आ जाते हैं, पर आपकी पार्टी में नजर नहीं आता होता है, इसकी क्या सबब है? देखिए, आप जो सवाल कर रहे हैं, मैं गुजरात प्रदेश का युवा प्रमुख हूँ और मैं खुद ही एमआईएम के लिए एक बड़ा लीडर हूँ फिलहाल, और मैं खुद हर जगह पे मौजूद रहा हूँ। आप देख सकते हैं पिछले सालों के अंदर, 1.5 साल के अंदर मैंने कितने आंदोलन किए हैं और बहुत सारे मुद्दों पे लड़ाई लड़ने का काम हमने किया है, हमारे काउंसिलरों ने काम किया है, हमारे गुजरात स्टेट के जनरल सेक्रेटरी, महामंत्री और हमारे गुजरात प्रदेश के जो प्रवक्ता और जो भी हमारी टीम है अहमदाबाद के अंदर और गुजरात के अलग अलग दीगर इलाकों में, सब लोग ये काम कर रहे हैं और मजबूती से हम काम कर रहे हैं। आपकी इससे तो कोई शिकायत नहीं है, लेकिन आवाम से जो हमें प्रेस वालों को पता चलता है कि जो आपके स्टेट प्रेसिडेंट है, मैं नाम नहीं लेता उनका, तो वो कभी मैदान में दिखते नहीं, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में सही तौर पे जवाब देते हैं, और ना कोई मीडिया हंगरी भी नहीं है वो कि बस मौके की तलाश में हो कि अपनी बात रखें, हमेशा दूसरे नेताओं को आगे कर देते हैं। तो ये इनकी मीडिया शाये होना ये कितनी हद तक सही है? देखिए, मीडिया के लिए एआईएमआईएम पार्टी की तौर से प्रवक्ताओं की एक लंबी लिस्ट जारी की गई है और दानिश कुरैशी को आप देख रहे हो पूरे गुजरात के अंदर हर जगह पे, मीडिया के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के मुद्दों पे दानिश कुरैशी आवाज उठा ही रहे हैं। और जहां कहीं मीडिया की बात आती है, दानिश भाई है ही हमारे लिए, और दानिश भाई की तरफ से वो बात रखी ही जाती है। जरूरी नहीं है कि वो बात एजाज खान रखे या वो बात और पार्टी का कोई बंदा रखे। तो सबसे बड़ी जरूरी बात यह है कि हम कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, आम आदमी पार्टी की तरह नहीं है कि हम किसी भी मुद्दे पर जाकर हम हमारी बात रख देंगे। हमारे पास जो पार्टी के तौर पे प्रवक्ता रखे गए हैं वो अपनी बात रख रहे हैं, मजबूती से बात उठा रहे हैं, चाहे कोई भी मुद्दा हो। अब मीडिया, सारी मीडिया देख लीजिए, चाहे स्टेट की यहाँ की मीडिया हो, गुजराती मीडिया हो या नेशनल मीडिया हो, सभी जगह पे हमारे गुजरात के प्रवक्ता दानिश भाई कुरैशी हर जगह पे जा रहे हैं और बुलंदी से आवाज़ उठा रहे हैं। बहुत बेहतर। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि आपके काफ़ी सारे लीडर इस तरह से इसमें आंदोलन वगैरह करते रहते हैं। एक बात मुझे याद आ गई, तो पूछ लूँ आपसे कि जैसे कि खेड़ा का इंसिडेंट जो उंडेला गांव में हुआ, उससे आप बहुत वाकिफ़ होंगे, तो उसके अंदर जिस तरह से पुलिस ने बेरहमी से मुस्लिम बच्चों को पीटा, इसका इंटरनेशनल नोटिस भी लिया गया, और यहाँ तक कि होम मिनिस्टर ने तायद में उतरे पुलिस की कि पुलिस ने जो किया वो दुरुस्त था। अब जब यहाँ एमआईएम पार्टी के जब यहाँ पैर जमे थे, तब लोगों को और आवाम को ऐसा हुआ था कि हमारे हर दुख दर्द में ये पार्टी शामिल होगी और हमारी दबी हुई आवाज़ को आगे तक पहुंचाएगी। लेकिन ये केस में ये नज़र आता है कि आपने बिल्कुल कोई सांप सूंघ गया, कोई ऐसे फील कर सको या ऐसा कुछ दिल में उतरे कि ऐसी कोई बात आपकी तरफ से नहीं है?
तो क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? सबसे बड़ी बात यह है कि मैं फिर से एक बार आप सभी मीडिया वालों से इस बारे में फिर से एक बात कहना चाहूँगा जी। आप AIMIM पार्टी को कोई जगह पे स्पेस देने का काम क्यों नहीं कर रहे, ये सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ा सवाल है। हम मैसेज करते हैं, हम आपको जब बुलवाते हैं, लेकिन आप नहीं आते, आप हमारे आंदोलनों में नहीं आते, आप हमारे इस तरह की घटनाओं को नहीं ले रहे हैं। ये मुझे कई मेरे मीडिया के दोस्तों ने भी बताया है कि AIMIM को नहीं बताने का काम बीजेपी करवा रही है। और सबसे बड़ी बात ये, आपने जो उंडेल गाँव की जो बात कही, तो खेड़ा के अंदर जो उंडेल, मातर के अंदर जो उंडेल गांव की जो घटना घटी, जिस दिन वो घटना घटी उसके दूसरे ही दिन, आपको ये बात पता नहीं होगी, अगर नहीं हो तो आप जान लीजिए कि हमारे वहाँ के खेड़ा के जो हमारे वहाँ के प्रेसिडेंट है माजिद हुसैन साहब, जो एडवोकेट है, वो तुरंत वहाँ पे पहुँचे हैं और तुरंत उन्होंने वहाँ पे घटना स्थल का जायजा लिया है और उन्होंने हमारे सभी पार्टी के जो भी लोग जिम्मेदार लोग हैं उनसे बातचीत की है और उन्हें बताया हम इसमें आगे क्या कर सकते हैं। अहमदाबाद से बड़ा नेता पहुंचा था। और दूसरी बात मैं आपको वही बता रहा हूँ, उसके दूसरे दिन जब कोर्ट में, जब मातर कोर्ट के अंदर उनको वहां पे हाजिर किया गया, उस वक्त जो 12 लड़कों को जो पकड़ा गया था, उनके लिए वहां पे 17 एडवोकेटों की टीम लगी थी, उसमें हमारे माजिद हुसैन भाई भी वहां पे हाजिर थे और मैं, हमारे पार्टी के महामंत्री जो डॉक्टर मोहम्मद रफ़ी वोरा और हमारे सीनियर एडवोकेट जो KR कोष्टी साहब है, जो हाईकोर्ट के एडवोकेट है, वो भी वहां पहुंचे थे। हम सब वहां पहुंच गए, हमने वहां पे उनको हिम्मत देने का काम किया और वहां पे ये बात रखी है वहां खुलकर कि आपकी ये लड़ाई है, वो आपकी लड़ाई आपके गांव की नहीं है, ये सारे गुजरात के मुसलमानों की लड़ाई है, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की लड़ाई है, इसमें कोई समाधान करने की बात नहीं करनी और उसके अंदर खुल के लड़ाई लड़नी है। और माजिद हुसैन भाई और बाकी वहां के लोकल एडवोकेट, मैं इनको नहीं जानता हूं, दूसरी पार्टी के भी लोग वहां थे, मैं ऐसी बात नहीं करूंगा कि वहां दूसरी पार्टी के लोग नहीं थे, लेकिन वहां के लोकल दूसरी पार्टी के लोग भी थे और प्रदेश की तरफ से कोई दूसरी पार्टी का व्यक्ति नहीं था। हमारी पार्टी के अंदर से हम 4 लोग वहां गए थे और हमने जाके वहां पे जो भी मदद करने की बात हो उसमें हम उनके साथ खड़े हैं और उन्हें कहा है कि हाईकोर्ट के अंदर भी आपको अगर जरूरत पड़ती है तो हम आपके साथ हैं। अब वो उनका पर्सनल मैटर है, अगर वो गांव वाले हमको हायर नहीं करना चाहते पॉलिटिकली बात से तो हम उनको कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जहां कहीं भी वो हमें याद करेंगे हम उनके साथ रहेंगे। आपको धोलका वाली मैटर की बात हम बताओ, धंधुका वाली मैटर की नहीं, वो बहुत तवील हो जाएगा। एक आखिरी सवाल 2 रह गए हैं तो मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द हम खत्म कर लें कि अभी जैसे कि इलेक्शन आने वाले हैं, देखिए। अच्छा, जैसे कि आपको बता दूं कि अब इलेक्शन आने वाले हैं और हर पार्टी को एक अच्छे तगड़ा शख्स चाहिए कि जो एक अच्छा रकम खर्च कर सके, ऐसा शख्स की ज़रूरत होती है। तो आपकी पार्टी को वैसे कोई रुस्तम और पहलवान नहीं मिल रहे हैं कि जो सही तरीके से अपना ये किरदार अदा कर सके इस सिलसिले में, तो और सबब से पार्टी को सही उम्मीदवार नहीं मिल रहे, तो ये बहुत बैकफुट पर है। इसके ऊपर आप क्या राय देंगे? देखिए, अभी चुनाव डिक्लेयर नहीं हुआ है, अभी कोई तारीख भी डिक्लेयर नहीं हुई है। उसके पहले आप देख सकते हो कि जो जुहापुरा के जो जनसभा हुई थी, वो जनसभा के अंदर असदुद्दीन अवैसी साहब की तरफ से MIM पार्टी के 3 कैंडिडेट को डिक्लेयर कर दिया गया। हमारे गुजरात के सदर जनाब साबिर भाई काबलीवाला और हमारे ऑल इंडिया के सदर असदुद्दीन अवैसी साहब, वो मिलकर आने वाले वक्त के अंदर तय करने वाले कितनी सीट पर चुनाव लड़ाना है। तो हमारे पास अलग अलग जो हमारे जोन बनाए, सारे जोन के इंचार्ज रखे हुए हैं और वो इंचार्ज के पास बायोडाटा आ चुके हैं। ये सारी पार्टी की इंटीरियर मैटर है, वो बाहर खुलकर नहीं बाहर आ सकती है। तो आप समझिए कि हमारे पास बहुत सारे लोग आ चुके हैं और आज भी ऐसी बात चल रही है। आज मैंने ऐसा कुछ सूत्रों के हवाले से ऐसा सुना है कि कांग्रेस के भी कुछ MLA जो MIM के संपर्क में है। तो आने वाले वक्त में कुछ दिनों के अंदर ही, 10 दिनों के अंदर आपको ये सारी बातें मालूम हो जाएगी और MIM पार्टी के अंदर से जितनी भी सीटों पे चुनाव लड़ने का तय करेंगे साबिर भाई काबलीवाला, वो सारी सीटों के ऊपर हमको अच्छे, मजबूत और जो जमीनी स्तर पर जाकर काम कर सके ऐसे कैंडिडेट हम देंगे। ठीक, आखिरी सवाल ये रहेगा कि आप एक इसके AM के यूथ प्रेसिडेंट हैं, तो आप मुस्लिम यूथ में क्या तवक्को रखते हैं, मतलब क्या उम्मीद रखते हैं उनसे कि उनके अंदर क्या किरदार होना चाहिए, क्या क्वालिटी होना चाहिए कि जो हकीकत में वो सियासत में भी काम आ सके और समाजी ज़िंदगी भी उनकी बेहतर रहे? देखिए, मेरी उम्र 36 साल है और मैं पिछले 18-19 साल से राजनीति कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि मुसलमानों के अंदर जो बन बैठे लीडर हैं, मैं अभी किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, बन बैठे लीडर है, वो दूसरी जो जनरेशन उसको बाहर नहीं आने दे रहे। अच्छा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं वो युवाओं को एक मैसेज देना चाहता हूँ जी कि 2002 के कॉमनवेल्थ राइट्स के बाद गुजरात का जो माहौल बनाया गया, और बुरा मत लगाना मेरे युवा साथियों, लेकिन एक बुज़दिली का इंजेक्शन आपको दिया गया है, वो धीरे धीरे 2002 की साल से आपको दिया जा रहा है। आपके अंदर एक डर का माहौल बनाया जा रहा है, उस डर का फायदा
सभी पार्टियां ले रही है। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है, आपके हक और आपके हुकूक के लिए आपको लड़ने के लिए बाहर आने की ज़रूरत है। मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा, राजनीति के अंदर आपको हिस्सेदारी लेने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। हमारे पास जो पुराने लीडर है वो खत्म होने पर है, अब आने वाली जनरेशन के अंदर कोई नाम नहीं दिख रहे। तो ज़रूरी है आप सभी लोग बाहर आइए, कंपटीशन कीजिए, भले आप मेरी जगह पर आप आ जाइए, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आने वाले वक्त में हर एक विस्तार के अंदर कम से कम 10 युवा चेहरों की मुसलमानों को ज़रूरत है। मैं शहर की, गांव की बात नहीं कर रहा हूं, एक छोटा सी विस्तार जैसे जुहापुरा, एक दरियापुर, शाहपुर, वहां पे कम से कम 10 ऐसे नौजवान होने चाहिए जो बेबाकी से अपनी बात रख सके, सरकार के सामने अपनी आवाज़ उठा सके। एजाज खान साहब, एक आखिरी सवाल पूछने के फिर हम ख़त्म करेंगे कि आपको याद होगा कि जो 1 साल पहले जब असदुद्दीन साहब अहमदाबाद आए थे तो जो आवाम में जोशो खरोश था वो मांद पड़ता नज़र आ रहा है। और अभी जो जिस तरह के केजरीवाल साहब ने गारंटीज़ दी हुई हैं तो वो सबसे केजरीवाल की जय जयकार है पूरे गुजरात में, और सरकार भी इस तरह से बौखलाई हुई है कि हो सकता है कि केजरीवाल साहब आ जाएँ। तो ऐसे हालात में आपकी पार्टी इसका किस तरह से मुकाबला करेगी? देखिए, सबसे पहले कि आपके सवाल पे मुझे हंसी आ रही है जी। आपने पहले बताया दीवानगी जी। अगर कोई दीवाना होता है ना तो उसकी दीवानगी कभी खत्म नहीं होती। ठीक है। और असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी साहब के दीवाने जो है वो कभी उनकी दीवानगी खत्म नहीं होगी। आप समझिए, हो सकता है कि लोग मेरे काम से खुश नहीं हो सकता है लोग किसी और के काम से खुश नहीं हो, पर उनकी दीवानगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। असदुद्दीन अवैसी जब भी गुजरात में आए, जब भी अहमदाबाद में आए, हमने 5 से 6 सभाएं इस चुनाव के बाद की है। हर सभा के अंदर मुंह तोड़ जवाब दिया है और अल्लाह के करम से इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी असदुद्दीन अवैसी की दीवानगी, अकबरुद्दीन अवैसी साहब की दीवानगी लोगों को नजर आएगी। चुनाव आने दीजिए, वक्त है, इंशाल्लाह आपको रिजल्ट में देखने मिलेगा। और दीवाने होते हैं, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये झूठे वादे करने वाले लोग तो आएंगे, आकर चले जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे जनाब एजाज खान साहब, AIM की प्रेसिडेंट, यूथ प्रेसिडेंट, और इन्होंने बड़े अच्छे वजात से यहाँ के सियासत पर मंजर को आइन पेश किया और ख़ास करके यूथ के तौर पर इन्होंने क्या मैसेज दिया वो उसके अंदर बड़ा असर है और इसके ऊपर अगर अमल किया जाए तो काफ़ी दूर तक जाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया एजाज खान। शुक्रिया।